तो हम केवल 10-10 ही क्वेश्चन हर पार्ट में हल कर रहे हैं। इससे आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए कि ये आंसर किस तरीके से आया, और आपको उसके पीछे का जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाए, जिससे आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करके, अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ रूल? इस रूल का नाम क्या है? तो ये अगर फिगर आपको दिखती है तो आपके 2 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप पहली कक्षा के लड़के को भी बता देंगे तो भी वो इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है। यहाँ पर ही हमको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है, बरोबर। तो जो हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड का जो रूल है, जिसमें थंब जो है हमारी डायरेक्शन दिखाता है कंडक्टर की, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, और जो हमारा मिडल फिंगर है ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ये हमारी तरफ आ रहा है मतलब पॉजिटिव, और अगर हमसे दूर जा रहा है तो निगेटिव, बरोबर। और ये हमारा करंट चुंबक की दिशा कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जो उसके बीच में कंडक्टर मूव कर रहा है ये उसका मोशन है। अगर ऊपर रहा तो ऊपर, नीचे रहा तो नीचे, अगर नीचे है तो थंब नीचे आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से। देखो, तो इस तरीके से हम मोटर के अंदर के प्रवाहित होने वाले फ्लक्स की दिशा, करंट की दिशा ये पता कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? मतलब डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है, ये पूछा गया है। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। हमारे पास जो डीसी मोटर होती है, शुरुआती में उसका रेजिस्टेंस, उसका जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, और जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर शुरुआती में करंट 5-6 गुना अधिक प्रवाहित होता है। तो उस टाइम पे आर्मेचर के जलने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, शुरुआती में जो स्टार्टर होता है उसके द्वारा एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस के द्वारा हम उसको चालू करते हैं। ये आपको दिख रहा है अतिरिक्त रेजिस्टेंस, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पहले फुल रेजिस्टेंस, फिर कम करते 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 पूरा 0 रेजिस्टेंस करते, फिर चालू करते। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जब मोटर चालू हो जाती है तब उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, शंट फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न होगा ना, उसके बीच में क्या रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट होगा। तो आर्मेचर के अंदर भी उस फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके अंदर भी एक वोल्टेज पैदा होंगे, और वो वोल्टेज कैसे काम करेंगे, उसके विपरीत काम करेंगे। मतलब इधर से जो अप्लाई वोल्टेज है ये उसको विपरीत करके फोर्स करेगा, यानी उसको ये कंट्रोल करेगा। अगर ये वोल्टेज बढ़ते हैं तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, मतलब उसको नियंत्रित करने वाला जो वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब मोटर चालू होगी तब तो बैक ईएमएफ उसको संभाल लेगा, लेकिन शुरुआती में क्या, तो शुरुआती में अपने क्या करना पड़ता है, इस तरीके से अतिरिक्त रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है। फिर हम ये हैंडल के द्वारा थोड़ा थोड़ा कम करते करते 0 करके चालू करते हैं ना। तो आर्मेचर के अंदर से जो गुजरने वाला करंट रहेगा हमारा, इस तरीके से उसको लिमिट करने के लिए, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल स्टार्टर का करते हैं। तो ऑप्शन ए लिमिट द आर्मेचर करंट ये हमारा राइट आंसर रहेगा। विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल स्पीड, है ना। जैसे कि हमने देखा कि आर्मेचर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गति को केवल कम कर सकते हैं, और फील्ड के द्वारा हमने क्या देखा कि केवल हम गति को बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों विधियों से हम केवल एक ही काम कर रहे हैं, एक तो बढ़ा सकते हैं, एक तो घटा सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विधि जो इसको बढ़ा भी सकती है, जो उसकी रेटेड गति है उससे, और उसको हम घटा भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं अगर इसकी जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है, बरोबर, 1500 रोटेशन उसका पर मिनट है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाट लेनार्ड विधि जो होती है हमारी, उसके द्वारा क्या होता है कि हम एक डीसी जनरेटर को चलाते हैं, बरोबर। ये हमारा जनरेटर और ये हमारा मोटर। तो हम एसी सप्लाई से जनरेटर को चलाते हैं, और जो इनके जो फील्ड वाइंडिंग है इनको अलग से डीसी सप्लाई दिया होता है, बरोबर। अब यहाँ पर हम जितना अधिक डीसी सप्लाई देंगे उतना अधिक जनरेटर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होगा, और इसका वोल्टेज कहाँ दिया हुआ है, मोटर को। अगर इसको कम वोल्टेज मिला तो मोटर स्लो चलेगी, है ना। यहाँ पर देखो वोल्टेज कैसे, इसके सीधे अनुपात में स्पीड के, यानी स्पीड के सीधे अनुपात में। अगर हम यहाँ पे इसको फ्लक्स कम कर देंगे, इसमें वोल्टेज कम उत्पन्न होगा, और कम वोल्टेज उत्पन्न होगा तो डायरेक्टली जो मोटर का आर्मेचर है उसको कम वोल्टेज मिलेंगे और स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। अब दूसरा, यहाँ पर जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटर की पैरेलल की, उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टर लगा है। अगर हम यहाँ से इसकी जो फ्लक्स है उसको कम कर देते, कम कैसे होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसका करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसका फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कैसे, स्पीड के उल्टे अनुपात में, यानी ये जो फ्लक्स अगर घटा तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के जरिए फ्लक्स को कम कर देते ताकि इसकी गति बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम उसको जो रेटेड गति है, जैसे हम 1600 आरपीएम तक भी ले जा सकते हैं, और हम इसको 1400 आरपीएम तक भी ले जा सकते हैं, बरोबर। तो वाट लियोनार्ड विधि के द्वारा हम इसको 0 से अबव नॉर्मल, यानी नॉर्मल की स्पीड जो है उसकी, उससे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाट लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर्स आर प्रिफरेड? मतलब डीसी कंपाउंड मोटरों को कहां पर प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ पर कहां पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास
ऑप्शन नंबर सी है कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोड बहुत ही अचानक से बढ़ जाता है, घट जाता है ना, लेकिन हम लोग को स्पीड कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो वहां पर जो है हमारे को डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी कंपाउंड मोटर में भी कौन सी मोटर, जो हमारी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होंगी है ना, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो इसके विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों की जो फील्ड है एक दूसरे को सहायक होती है। अगर हम यहाँ पर लोड बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट वो भी बढ़ेगा। आर्मेचर का अगर लोड बढ़ता है तो आर्मेचर क्या करता है, एक अधिक करंट खींचने की कोशिश करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आर्मेचर जल जाता है, अगर उसके ऊपर लोड बढ़ा दो तो वो अधिक करंट खींचने की कोशिश करता है, फिर उसकी वाइंडिंग जला देता है ना। तो बहुत ही अधिक भी उसके ऊपर लोड नहीं डालना है हमको। जो थोड़ा बहुत लोड अगर बढ़ता है घटता है तब आर्मेचर क्या करेगा, थोड़ा करंट अधिक खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो फ्लक्स उत्पन्न करेगा हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये इसके अंदर अच्छा टार्क पैदा करेगा। बरोबर, टार्क यानी घुमाव बल, और टार्क जो होता है वो सीधे अनुपात में होता है स्पीड के। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर लोड बढ़ा तो टार्क बढ़ा देगा, टार्क बढ़ा तो गति भी बढ़ जाएगी। और जैसे अगर टार्क घटा तो जैसे लोड घटा तो लोड घटने के बाद इसका करंट नॉर्मल हो जाएगा, करंट नॉर्मल होगा तो इसका टार्क भी नॉर्मल हो जाएगा, और इसकी स्पीड भी जो है वो वापिस नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर लोड बढ़ता या घटता भी है तो इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है ये इसको कांस्टेंट स्पीड पे रखती है। तो ऑप्शन सी कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट्स, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूसेस हाई टार्क इन स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो हमारी सीरीज मोटर है जिसके अंदर जो उसकी फील्ड वाइंडिंग उसके श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है ना, तो वो शुरुआती में बहुत ही उच्च बलागुण यानी बहुत ही हाई टार्क क्यों पैदा करता है, वो इसके द्वारा पूछा गया है। तो देखो जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि जो हमारा आर्मेचर होता है शुरुआत के समय में उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम उसका रेजिस्टेंस है तो उस टाइम पर क्या होगा, उसके अंदर से बहुत ही अधिक करंट प्रवाहित होगा, और अधिक करंट प्रवाहित हुआ तो करंट क्या होता है, बिल्कुल ही टार्क के सीधे अनुपात में होता है। जितना अधिक अब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा उसमें से, कि वो शुरुआती में उसके अंदर बैक ईएमएफ भी नहीं होता है ना, तो करंट ज्यादा होने की वजह से हाई टार्क भी उसके अंदर पैदा होता है। तो सीरीज मोटर के अंदर ये नियम है कि उसको बगैर लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर लोड होगा तो लोड उसको स्टार्टिंग में जो उसका टार्क बढ़ने वाला है उसको थोड़ा नियंत्रित करेगा। अब जैसी मोटर की गति बढ़ती है तो मोटर गति बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके द्वारा छेदन होकर इसके अंदर एक विपरीत विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, बरोबर, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उसके विरोध करता है। तो अब वो उस टाइम में उसकी गुजरने वाली धारा को भी क्या करता है, वो नियंत्रित कर लेता है, मतलब एक प्रकार से उसका विरोध करता है। तब उसका टार्क भी कैसा रहेगा, नियंत्रित रहेगा। लेकिन कब, चालू होने के बाद जब बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा तब। स्टार्टिंग के समय में उसके अंदर बैक ईएमएफ नहीं होता है, तो उस टाइम में बहुत ही हाई मात्रा में करंट प्रवाहित होता है, और हाई करंट प्रवाहित होने की वजह से हाई टार्क भी उसके अंदर उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। मतलब हमको अगर कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो कौन सी डीसी मोटर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ये बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारी शंट मोटर होती है इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। जैसे भी इससे पहले हमने क्यूमुलेटिव मोटर के अंदर देखा है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी वैसे ही है। अगर हम इसके अंदर लोड को अगर बढ़ाते हैं तो आर्मेचर का करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसकी वो स्पीड को एक्सेलरेट करता है ना, टार्क बढ़ने की वजह से। अगर लोड कम हुआ तो लोड कम होने के साथ साथ क्या होगा, जो आर्मेचर करंट खींच रहा है वो भी कम हो जाएगा, और वापस से उसका टार्क भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड वापस से मेंटेन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम लोड बढ़ता है या घटता है तो इसके अंदर ये स्टार्टिंग के समय में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन कम होंगी या बढ़ेंगी तो भी एकदम अधिक डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। मतलब हमारी मोटर जो है एग्जांपल के लिए अगर 1500 रोटेशन पर मिनट पे है तो हो सकता है कि 10-20 रोटेशन का फर्क पड़ जाए, लेकिन लगभग उसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे कि बहुत ही कम फर्क उसके अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट मोटर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवॉर्ड। मतलब यहाँ पर अपने को एक फिगर दिखाई और ये पूछा है कि ये आर्मेचर टेस्टिंग की कौन सी प्रोसेस है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आर्मेचर के सभी टेस्टों को किस तरीके से किया जाता है इसका हमारा प्रैक्टिकल का वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें जिससे आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोलर अपना होता है, ग्रोलर एक्सटर्नल ग्रोलर है ना, इसके अंदर एक वाइंडिंग होती है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, बरोबर। अब फिर इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जा रहा है ये टेस्ट किया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के लिए, बरोबर। अब यहाँ पर इसके जो सिरे होते हैं ये ओपन है ना। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अब यहाँ पर ये कॉइल है, बरोबर, इसमें से करंट प्रवाहित होगा नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है ना। अगर ये शॉर्ट हो गए तो क्या होगा, कॉइल अगर शॉर्ट हो गई तो क्या होगा, अब इसके अंदर से करंट प्रवाहित होगा, है ना, क्योंकि एक लूप बन जाएगा ना।
तो जब भी हम वहां पर अगर किसी बारीक एक्सो ब्लेड को या बारीक पट्टी को रखेंगे लोहे की जो से आकर जो, तो पट्टी वाइब्रेट करेंगी या तो फिर उससे चिटक जाएंगी, है ना। क्यों चिटक जाएंगी? क्योंकि वहां पर करंट प्रवाहित होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगी। अगर ये शॉर्ट होंगे कॉइल आपस में, तब अगर कॉइल अगर शॉर्ट नहीं है आपस में, तब यहाँ पर किसी भी प्रकार का फील्ड उत्पन्न नहीं होगा और ब्लेड जो इसके ऊपर रखा हुआ है वो भी वाइब्रेट नहीं होगा। तो इसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं? आर्मेचर का जो कॉइल है उसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। मतलब यहाँ पर ये फिगर में जो दिखाया गया है ये कौन से प्रकार का स्पीड को कंट्रोल करने का मेथड है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दोनों वाइंडिंग है वो दोनों वाइंडिंग कैसे एक दूसरे के पैरेलल में है ना, दोनों के शुरुआती सिरे एक जगह और अंतिम सिरे दोनों के एक जगह पर है। तो ऑप्शन नंबर ए फील्ड पैरेलल मेथड ये हमारा राइट आंसर रहेगा। दोनों ही फील्ड जो कॉइल है पैरेलल में ना आपस में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ये बहुत ही इजी है। देखो हम कई बार क्या कर सकते हैं, ना तो वोल्टेज बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फील्ड वाइंडिंग जोड़ के हम वो फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसके कारण मोटर की जो गति है वो भी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए, है ना। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो कैसे होता है, स्पीड के बिल्कुल ही उल्टे अनुपात में होता है। अगर हम 2 कॉइल लगा देंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर उस कॉइल को हटा देंगे तब क्या होगा, फ्लक्स थोड़ा कम हो जाएगा, केवल एक वाइंडिंग के द्वारा मिलेगा, तब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्लक्स को भी मैनिपुलेट करके अलग से वाइंडिंग जोड़ के भी फ्लक्स को मैनिपुलेट करके डीसी मोटर की गति जो नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए फील्ड पैरेलल मेथड ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है। तो जैसे कि हमने पिछले भी देखा, जो हमारे क्वेश्चन आगे भी आए, तो उसके अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया है, ग्रोलर का इस्तेमाल किया है ना। और ग्रोलर 2 तरीके के होते हैं, एक ये हमारा एक्सटर्नल है और दूसरा होता है इंटरनल, है ना। इंटरनल ग्रोलर जो है वो स्टेटर की वाइंडिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही इजी सवाल है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ग्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। मतलब वाइंडिंग की जो कॉइल जब कंप्लीट हो जाती है तब उसके अंदर हम टेप से क्या इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, वो टेप के द्वारा कंडक्टर को हम लपेट लेते हैं ताकि वो सारे कंडक्टर एक जगह जमा हो, है ना। अगर वो कंडक्टर थोड़े खुले होंगे तो उसके द्वारा क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी बिखरी हुई होंगी, और अगर सब एक जगह जमा होंगे तो उसकी आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबको आसपास रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टेप होती है उसके द्वारा कंडक्टर को क्या करते हैं, इस तरीके से लपेट लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी रैप द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को लपेटना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो हमारा ये डीसी मोटर का जो चैप्टर था यहीं पर खत्म हुआ। अगर आपको ये जो क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत भी समझ में आए हो, आपको अगर कुछ सीखने मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।